एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी घर पर अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसकी 2 वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। ये इसकी लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम इससे पहले जो 2 वीडियो हमने बनाई हैं, एक वीडियो में हमने अमल के बारे में डिस्कस किया था और एक वीडियो में हमने क्षार के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और इस सेकंड वाली वीडियो में हमने लवण के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज हमें यानी कि डिस्कस करना है कुछ पदार्थों के बारे में। देखिए, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सूचक के बारे में, कि भाई सूचक क्या होते हैं। ठीक है, सूचक का मतलब होता है बेटा क्या देना, सूचना देना। क्या देना, सूचना देना। ठीक है, अच्छा, तो सूचना किस पर यानी किस चीज़ की हमें ये देते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये हमें सूचना देंगे किसके बारे में, कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है, उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए इसकी जो परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है वो है, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिससे हमें किसी भी पदार्थ के अम्ल या क्षारक होने की स्थिति का पता चलता है। ठीक है, कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, जो भी हमें इस सूचना को देंगे उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, हम सूचक बोलेंगे। ठीक है, और सूचक 2 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, जिसमें पहला सूचक आता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में जैसे आता है प्याज, लौंग, फूलों की पंखुड़ियाँ इत्यादि। ठीक है, अच्छा, प्राकृतिक सूचक भाई कैसे होते हैं। प्याज आपने देखा होगा, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें कि भाई आपने एक चीज़ देखी होगी कि प्याज को जब देखा होगा सिरका में रखे हुए, तो आप देखोगे कि प्याज का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल। ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी प्याज के अंदर नीला रंग होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्याज ने नीले से जब उसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया, तो इसका मतलब वो हमें क्या बताता है कि वो यानी कि जो सिरका है वो कैसा है, एक अम्ल है। क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, इस प्रकार ये प्राकृतिक सूचक हमें क्या है, किसी पदार्थ की सूचना प्रदान करते हैं। संश्लेषित सूचक वे सूचक होते हैं जिनका निर्माण कौन करता है, जिनका निर्माण करता है मानव। ठीक है, जिसमें आता है मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थलीन। ठीक है, ये 2 प्रकार के संश्लेषित सूचक होते हैं जिन्हें मानव निर्मित सूचक भी कहा जाता है। प्राकृतिक सूचक वे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं किस पर, लिटमस पेपर पर। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर बेसिकली 2 प्रकार का होगा या 2 रंग का होगा, एक नीले और एक लाल रंग का। जब लिटमस पेपर का नीला रंग किस में बदल जाए, लाल में, तो इसका मतलब वो विलयन, यदि किसी विलयन में हमने लिटमस पेपर को डाला है और उसका रंग कैसा हो जाए, लाल, तो इसका मतलब वो विलयन कैसा है, अम्लीय है। ठीक है, अच्छा, यदि उसका रंग चेंज नहीं हुआ, वो नीले का नीला रहा, तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक, अच्छा, अब इसी तरह यदि मैंने किसी विलयन में लाल रंग का लिटमस पेपर डाला और उसका रंग कैसा हो गया, लाल से, अगर लाल से लाल ही रहा यानी कोई चेंज ना हुआ, तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यदि उसका रंग लाल से कैसा हो गया, नीला, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, वो एक क्षारीय होगा। ठीक है, उसके बाद भाई हमारे पास आता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा था भाई संश्लेषित सूचक होता है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज देखिए, मिथाइल ऑरेंज का जो रंग होता है वो रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। ठीक है, लेकिन जब मिथाइल ऑरेंज को किसी विलयन में डाला जाता है उसका रंग नारंगी से कैसा हो जाए, लाल, तो इसका मतलब वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यदि उसका रंग नारंगी से कैसा हो जाए, पीला, तो इसका मतलब वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है जी, इसी प्रकार फिनाप्थलीन होता है। फिनाप्थलीन भी क्या होता है, एक विलयन ही होता है, और जब इसे किसी दूसरे विलयन में डाला जाता है, इसका जो रंग होता है फिनाप्थलीन का वो कैसा होता है, रंगहीन। रंगहीन का मतलब होता है वाइट कलर, जैसे हम बोल सकते हैं पानी के तरह का रंग होता है इसका, जल की तरह का। ठीक है, अच्छा, फिनाप्थलीन जो होता है यदि उसका रंग, एक बात ध्यान रखनी है, फिनाप्थलीन का रंग क्या होता है, अम्ल में या अम्लीय विलयन में बदलता नहीं है, वो सेम ही रहता है, रंगहीन ही रहता है। यदि उसका रंग कैसा हो जाए, रंगहीन से गुलाबी हो जाए, तो इसका मतलब वो विलयन कैसा है, क्षारीय है। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक कौन से सूचक होते हैं, जो हमें किसी भी पदार्थ के अम्ल या क्षारीय होने का ज्ञान तो देंगे, लेकिन किसके आधार पर, गंध के आधार पर। वो किसी भी पदार्थ के
गंध में परिवर्तन कर उसमें हमें उसके अम्लीय या क्षारीय होने का ज्ञान प्राप्त कराते हैं, उनको बोला जाता है गंधीय सूचक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है भाई अगला सावित्रिक सूचक। सावित्रिक सूचक कह दो या फिर इंग्लिश में इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। सावित्रिक सूचक क्या होता है? सावित्रिक सूचक का मतलब होता है ये एक प्रकार का स्केल होता है जिसे हम कहते हैं पीएस स्केल। इस पर क्या होता है कि इस स्केल पर 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग गिनतियाँ लिखी हुई होती हैं। बीच में होता है 7 के इधर, ठीक है, जो नंबर लिखे होते हैं ये हमें बताएंगे किसी की भी पदार्थ के एसिड होने के बारे में बताएंगे। और 7 के इधर जो भी काउंटिंग लिखी होंगी, जो भी पीएस स्केल वैल्यू लिखी होंगी, वो हमें बताएंगी किसी भी पदार्थ के बेस होने का कारण। ठीक है, कि कोई पदार्थ बेस है या नहीं है। यदि किसी का पीएच वैल्यू कितनी है? 7 है, तो इसका मतलब वो क्या है? वो ना तो बेस होगा, ना तो वो लवण होगा, ना ही वो बेस होगा। वो क्या होगा? एक लवण होगा। क्या होगा? लवण, या फिर साल्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में सावित्रिक सूचक बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, तो देखिए पीएस स्केल को ही क्या कहते हैं? सावित्रिक सूचक कहते हैं। और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? परास होती है। क्या होती है? परास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई आगे है भाई हमारे पास क्लोरोक्षार अभिक्रिया। ठीक है, क्लोरोक्षार अभिक्रिया क्या होती है? या फिर इसी चीज़ को आप बोल सकते हो क्या? किसकी? कास्टिंग सोडा का निर्माण की प्रक्रिया। कास्टिंग सोडे के निर्माण की प्रक्रिया भी इसे बोला जा सकता है। देखिए, जब हम सोडियम क्लोराइड, किसकी? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि एक क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। और क्लोरीन गैस का भी निर्माण होता है इसमें, और वो क्या है? क्लोरो है। और हाइड्रोजन गैस का निर्माण भी होता है। ठीक है। अच्छा, तो ध्यान रखोगे, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला है? क्षार बोला है। क्लोरीन गैस को क्या बोला है? क्लोरो बोला है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के आधार पर इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस, जो कि क्या है? क्लोरो है, और क्षार के मिलने को ही क्या कहते हैं? क्लोरो-क्षार अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को नाम दिया जाता है। या इसी अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है क्या भाई? मैंने आपको बताया था कास्टिंग सोडा का निर्माण की प्रक्रिया। या तो पेपर में इस नाम से आएगी, या फिर आएगा पेपर में कास्टिंग सोडे के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है जी। अच्छा, देखिए अब अभिक्रिया को समझिए इसकी को। भाई क्या है हमारे पास था NaCl प्लस में H2O था। ठीक है, ये बैलेंस करके लिखी हुई है मैंने यहाँ पर इक्वेशन, लेकिन पहले स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं थी। पहले स्टार्टिंग में कैसे थी? ये था, ये NaCl प्लस में H2O। हमने इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराया। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रहे हैं। क्या भाई? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि प्रवाहित कर रहे हैं, या विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन गैस Cl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन गैस कितनी है? 2, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 1 ही तो है। तो क्लोरीन को 2 करने के लिए क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखिए Na कितने हो गए? यहाँ पर 2 हो गए, तो इसलिए Na को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब आप देखोगे कि हाइड्रोजन 2 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 4 हो गए, 4 हो गए। तो इस वजह से हाइड्रोजन को बैलेंस करने के मैंने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। इस तरह क्या है? पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये इसका जो रासायनिक नाम होता है वो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है NaOH। NaOH इसका क्या होता है? रासायनिक फार्मूला होता है। और जो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है, वो दूसरा नाम क्या होता है? कास्टिंग सोडा। क्या होता है? कास्टिंग सोडा होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए,
अब है भाई हमारे पास क्या, व्यंजक चूर्ण या व्यंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार होता है। अब इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए व्यंजक चूर्ण क्या होता है, जब हम बुझे हुए चूने की अभिक्रिया, चूने की अभिक्रिया या बुझे हुए चूने की क्लोरीन गैस के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण और साथ में जल प्राप्त होता है, ठीक है। अब एक बात समझिए, यानी कि बुझा हुआ चूना क्या होता है, ठीक है जी। तो देखिए हमें क्या करना है बेटा, पहले बुझे हुए चूने का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो बुझे हुए चूने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास CA(OH) का होल ट्वाइस, जो यहाँ पर लिखा हुआ ये होता है बुझा हुआ चूना। इसके अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन गैस के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है वाटर। भाई जल का फॉर्मूला तो हमें पता है, पहले जल का फॉर्मूला लिख दो, H2O लिख दिया। अच्छा तो देखिए ये था बुझा हुआ चूना, ये क्लोरीन गैस थी, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी, तो हमें क्या मिलेगा, व्यंजक चूर्ण मिलेगा और साथ में मिलेगा जल, ठीक है। तो हमें अभी तक व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला तो याद नहीं है, लेकिन जल का फॉर्मूला तो याद है। पहले जल का फॉर्मूला लिख दो, H2O लिख दिया। उसके बाद देखो कितने हाइड्रोजन यहाँ पर, 2, और एक क्या है, ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन निकालने हैं आपको यहाँ से, 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, 2 तो हाइड्रोजन निकालने हैं, और एक क्या निकालनी है, ऑक्सीजन। तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएंगे तो दोनों हाइड्रोजन बाहर चलेंगे, लेकिन 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन बाहर गई है, तो बची एक ऑक्सीजन, तो CaO बचा है यहाँ पर, इतना बचा है यहाँ पर ये CaO, और साथ में यहाँ पर क्या है, Cl2। इन दोनों को एक साथ लिख दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर तुम्हारे पास बनेगा व्यंजक चूर्ण, या जिसको हम बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो आप देख रहे हो जो ब्लीच वगैरह हम करते हैं उसमें जो उसके साथ एक पाउडर आता है ना, जिसको हम क्रीम में मिलाते हैं, उसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है बच्चे। अच्छा तो चलिए आगे, इनके जो यूजेस हैं वो आपको लिख लेने हैं। वो यूजेस मैंने आपको नोट्सों में प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अभिक्रियाओं को और इनके निर्माण की प्रक्रिया को ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए जी, बेकिंग सोडा का निर्माण। बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, जब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl। सोडियम क्लोराइड और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। क्या होता है, NH3। ये अमोनिया है, अमोनियम नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो NaCl है, अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, NH3 है। के जलीय विलयन, तो जलीय विलयन का मतलब क्या, जल भी होगा। में से कौन सी गैस यानी कि प्रवाहित गुजारते हैं भाई, CO2। तो CO2 गैस को जब गुजारा जाता है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि ये रहा। और साथ में क्या मिलता है, इसी को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड को ही बेकिंग सोडा, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड। इस प्रक्रिया को यानी कि इस प्रकार हम क्या है, बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है। अच्छा अब एक बात और, कि भाई बेकिंग सोडा का निर्माण कहाँ पर होता है। एक तो पहली बात आपने देखा होगा, जब भाई आग वगैरह का कहीं पर लग जाती है, जो यानी कि आग को बुझाने के लिए जो छोटे छोटे सिलेंडर यानी कि कहीं फैक्ट्रियों में लगे होते हैं, ठीक है, तो उनमें इस उत्पाद का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा ये क्या होता है, एक क्षार होता है, एक एंट एसिड इसे बोला जाता है। एंट एसिड क्यों बोला जाता है, आपने देखा होगा कई बार ना, यानी कि लोगों के पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब क्या है, कि जलन से महसूस होना, जिसे हम क्या बोल देते हैं, गैस बनना बोल देते हैं। वो गैस क्या होती है बेटा, पेट में जब हमारे में अम्ल की मात्रा, कौन से अम्ल की मात्रा, HCl अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इनो वगैरह का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इनो वगैरह का। तो इनो में क्या होता है, इनो में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। ये क्षार है और पेट में क्या है, अम्ल, ठीक है। तो जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, नहीं होगी, ठीक है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, लवण और जल का। जो लवण यहाँ पर बनता है वो लवण कैसा होता है, उदासीन होता है, वो किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, या फिर कह सकते हैं हमें को, हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे है बेटा वॉशिंग सोडा, ठीक है। अच्छा एक बात और भाई पीछे,
देखिए बेकिंग सोडा के फिर आप यानी कि आपके पास जो एमबीडी वगैरह गाइड होती है, जो भी आप यूज़ करते हो एग्ज़ाम आइडिया वगैरह, तो उन सभी में क्या होता है, एक यानी कि वो बात यानी कि कहा जाता है कि भाई जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब क्या होगा। तो ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये 3 चीज़ों में टूटता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये 3 चीज़ों में टूटेगा। एक तो आएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जी, साथ में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और साथ में आएगा वाटर जल। इन 3 चीज़ों में ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। क्या करने पर? गर्म करने पर। तो इस बात को भी आप लिख लेना, वैसे नोट्सों में ये बात आपको प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे अब है बेटा हमारे पास वॉशिंग सोडा या फिर धावल सोडा। एक बात ध्यान रखनी है, एक हमने पढ़ा था कास्टिंग सोडा पहले, ठीक है, जिसमें हम क्लोरोक्षार अभिक्रिया में पढ़ा था, वो अलग होता है। वॉशिंग सोडा धावल सोडा क्या होता है? अलग होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, अच्छा ये बनता कैसे है? जब हम सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु? 10 अणुओं को जोड़ते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद बेटा ठीक है जी, हमें क्या होता है? वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, या इसी को बोला जाता है धावल सोडा। अब आते हैं कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर कि क्या बोला जाता है। इसकी 2 कंडीशन होती हैं बेटा, एक तो होता है गर्म करने पर और एक होता है इसे हवा में मुक्त छोड़ने पर या वायु में स्वतंत्र रूप से छोड़ देने पर। जब देखिए इसे वायु में खुला छोड़ा जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा कि भाई सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O में क्या होता है कि इसके जो 10 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, या क्रिस्टल जल के 10 अणु जो इसमें शामिल हैं, उसमें से क्या होता है? 9 क्रिस्टलन जल के अणु क्या जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो हमारे पास बचता है Na2CO3.H2O और प्लस में 9H2O क्या जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है, 9H2O क्या जाते हैं? प्लस में 9H2O लिख दोगे आप। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होगा कि जो 10 क्रिस्टलन जल के अणु थे उनमें से एक तो इसी के साथ रहेगा और बाकी प्लस में 9 क्रिस्टलन जल के मॉलिक्यूल अलग हट जाएंगे, यहाँ अणु अलग हट जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी कंडीशन आती है कि भाई जब इसे क्या होता है? गर्म किया जाता है हीट करने पर। ठीक है, तो जब देखिए Na2CO3.10H2O को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे हमारे पास आता है Na2CO3 प्लस 10H2O। ठीक है, यानी क्या होता है उस टाइम पे 10 के 10 क्रिस्टलन जल के अणु अलग हो जाते हैं और हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बचता है जो कि कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये 2 कंडीशन है जो आपको लिख लेनी है। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास जिप्सम या जिप्सम का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आप देखोगे कि अभी जिप्सम का निर्माण कैसे होता है? जब हम कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के साथ क्रिस्टलन जल के 2 मॉलिक्यूल ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या मिलता है? जिप्सम मिल जाता है। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखोगे जिप्सम से ही हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ बनेगा जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है POP। क्या होता है? आपने देखा होगा जब हमारे हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है तो वहाँ पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है। वो प्लास्टर क्या होता है? वो प्लास्टर यही होता है POP, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए जिप्सम को जब हम यानी क्या करेंगे, जब यानी कि इसी जिप्सम को हम कितने तापमान पर गर्म करते हैं? 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है। तो ये क्या करता है? क्रिस्टलन जल के यानी 3/2 क्रिस्टलन जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट अद्र का मतलब होगा 1/2 और हाइड्रेट का मतलब यानी कि H2O, जल के मॉलिक्यूल होंगे इतने। ठीक है, बनाता है। उसी क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे देखिए CaSO4, ये रहा भाई हमारे पास क्या है? जिप्सम।
कितने डिग्री पर गर्म कर रहे हैं, 373 डिग्री केल्विन पर इसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद तो ये हमारे पास बनेगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, और 3/2 जो क्रिस्टल जल के अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, इससे अलग हो जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है बेटा, ये क्या होता है, इससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा बच्चे अब सुनिए कुछ बातें कि मैंने आपको नोट्स तो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, आपके पास सेंड भी हो चुके हैं। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो फिर वो मुझसे 9 से 10 के बीच में कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, आप सभी को मोबाइल नंबर भी दे दिए गए हैं। ठीक है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।